तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 10th में हो और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है साइंस के। ठीक है, और वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आप प्रश्न देख के आप जान सकते हैं, मैंने प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और वो प्रश्न लिखा है जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न की शुरुआत में करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी वक्त नहीं लगाना है, सीधे पॉइंट पे आना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करने हैं हमें। क्वेश्चन पहला जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी सिलेबस 70% जो सिलेबस आपके है उसमें दिया था कि मतलब प्रश्न पूछा जाएगा कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। देखिए, परिवार नियोजन क्या होता है और छोटे परिवार के महत्व को समझाना है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आराम से यही आप इसको याद कर पाएंगे। कंसेप्चुअल परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। कह रहा है कि जो आपका एक छोटा परिवार है उस परिवार में आप बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं करना है, बच्चों की संख्या सीमित कर, मतलब कि जैसे किसी के घर में 5 बच्चे हो जाते हैं, 7 बच्चे होते हैं, नहीं, उनकी जनसंख्या को सीमित करना, मतलब 1 बच्चे 2 बच्चे। ठीक है, उन्हीं संख्याओं को सीमित कर देंगे ना, उन्हीं को नियोजित करने की प्रक्रिया ये हमारा परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को क्या कर देना, नियोजित करने की प्रक्रिया को हम परिवार क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। जाहिर सी बात है कि अगर परिवार में अगर आपके बच्चे कम हैं, जैसे आपके 2 बच्चे हैं, तो आप उसको आराम से परवरिश कर सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, सारी सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर 8 बच्चे, 5 बच्चे, 4 बच्चे रहें तो आप सबको देख नहीं पाएंगे, आपका रहन सहन अच्छा से नहीं रह पाएगा। ठीक है, आप अच्छे तरीके से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं सुखी से, ये कहना चाहता है। उसी को हम परिवार नियोजन कहते हैं। मतलब कि परिवार नियोजन का मतलब ये चीज़ होता है कि परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित कर, मतलब बच्चों की संख्या को कम करना ही हमारा परिवार नियोजन कहलाता है, बस, और कुछ नहीं। बस देखिए, इतना पॉइंट आपको याद करना है, तो याद तो हो ही गया होगा। अब बस इतना पॉइंट आपको एग्जाम में लिख देना है, परिवार नियोजन आता है तो। ठीक है, आई होप आपने क्लियर कर रखा होगा। इतना ही छोटा प्रश्न है और याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में सेट कर लीजिए कि परिवार नियोजन मतलब कि बच्चों की संख्या को कम करना। ठीक है, परिवार नियोजन कहता है ताकि एक छोटा परिवार बन जाए और परिवार हमारा सुखी से रह पाए, उसका हम अच्छे से रहन सहन रख सकेंगे। बस इतना पॉइंट आपको लिख देना है। चलिए, क्लियर हो गया ना। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आराम से समझिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कई तरीके से ये वाला प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। चाहे कह रहा है कि कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आपसे पूछ देगा इसके कि कितने इसके हानियां हैं, चाहे जनसंख्या कैसे इसको बचाव करेंगे। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछ जाता है, तो कोई नहीं, एक ही आंसर में सब कुछ मैं देने की कोशिश करूंगा कि किसी प्रकार से भी प्रश्न अगर जनसंख्या से आ गया ना, तो आप अगर ये उत्तर लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। क्या करा है कि जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस प्रश्न को। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2019, 2020 और एनसीईआरटी का भी प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य सामग्री व जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उस जनसंख्या के लिए अपर्याप्त हो जाए, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। देखिए कितना प्यारा शब्द कह रहा है, कह रहा है कोई भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में इतनी जनसंख्या न बढ़ जाए कि उस क्षेत्र में अगर कोई भी खाद्य सामग्री चाहे जल उपलब्ध है, वो सारी चीज़ें जनसंख्या के कारण कम पड़ जाए, उसी को हम भाई कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, वही चीज़ लिखा है। देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र में जो भी उपलब्ध खाद्य सामग्री हो, जल हो, अन्य प्राकृतिक संसाधन हो, उस जनसंख्या के लिए क्या हो जाए, अपर्याप्त हो जाए, कम पड़ जाए, उससे जो उनका कहते हैं जनसंख्या विस्फोट कहलाता है वो। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। अपर्याप्त भोजन, कुपोषण आदि के कारण बच्चों की मृत्यु दर बढ़ना तथा दुर्बल संतति उत्पन्न होना। भाई जाहिर सी बात है कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी, भोजन आपको पर्याप्त नहीं मिलेगा, आपको सारी सुविधाएं नहीं मिलेगा, तो कुपोषण आदि कारण बच्चे की क्या होगी, मृत्यु तो होगी। ठीक है, मृत्यु की दर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है, भोजन आपको नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, अच्छे से रहन सहन में आपकी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जनसंख्या बढ़ रहा है और जो भी चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री, जल, वो चीज़ें मात्रा कम हो रही हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि मिलेगा नहीं, तो आप तबीयत तो खराब ही होगा, मृत्यु दर बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट तो यह हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अपर्याप्त आवासों के कारण गंदे स्थानों पर रहना, जिससे अनेक बीमारियां फैलती हैं। जाहिर सी बात है भाई, आपके पास एक छोटा घर है और उसमें आप 10 लड़के रह रहे हैं, तो कैसे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। उसके वजह से आप क्या करेंगे,
अलग अलग जगह रहेंगे, खुले स्थान में रहेंगे, जिससे अनेक बीमारी होंगी। ठीक है, तो ये दूसरा बात कह रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तीसरा बात क्या कह रहा है, अपर्याप्त वस्त्रों और साधनों के कारण विषम परिस्थितियों, भीषण गर्मी और सर्दी में अकाल मृत्यु। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास इस समय ठंडा चल रहा है, आपकी ठंडा चल रहा है, यहाँ पे आपके परिवार में 5 भाई हैं, तो अगर आपके परिवार उतना सुविधा नहीं दे रहा है तो भाई किसी एक को नहीं आपको स्वेटर खरीद के देगा, 5 को थोड़ी दे पाएगा। तो स्वेटर अगर नहीं मिलेगा तो भाई अब क्या करेंगे, सर्दी लगेगी तो आपका तबीयत खराब होगा, आप बीमार पड़ेंगे। ठीक है, मृत्यु की संभावना भी हो सकती है। तो वही चीज़ कह रहा है, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रित करना जरूरी है कि आपके पास छोटा परिवार रहे और उसको आप सभी सुविधाएं दे पाएं। चौथा पॉइंट, अपर्याप्त रोजगार के अवसरों के कारण बेरोजगारी जो मानसिक तनाव और अपराधों को बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है कि आपके पास अगर रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार हैं, तो आप हमेशा आपका दिमाग टेंशन में रहेगा, आपके मानसिक तनाव बना रहेगा। ठीक है, और जितने भी अपराध को बढ़ा देगा। अपराध को बढ़ाने का मतलब कि अगर काम नहीं मिलेगा तो आप गलत काम करने पर उतर जाएंगे। ठीक है, पैसा के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे, अपराध भी उससे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो वही चीज़ कह रहा है कि तो अपर्याप्त रोजगार के अवसरों के कारण बेरोजगारी जो मानसिक तनाव को क्या कर देता है, अपराधों को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम देखने वाले हैं कि इसके बचाव क्या है। ठीक है, जनसंख्या की हेडिंग, कितने प्यारी सी हेडिंग आपको डालना है और समझना है। हेडिंग यह है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित बचाव है, कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोकने के लिए कौन कौन से बचाव होने चाहिए। तो पहला देख लीजिए, आराम से इस बचाव को समझिए और आराम से एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में लिखना है आप लोगों को। पहला तो यह है कि शिक्षा की सुविधाओं का अत्यधिक विस्तार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर शिक्षा की सुविधाओं का अगर अत्यधिक विस्तार हो रहा, आदमी पढ़ेगा तो आदमी समझदार होगा, उसको अलग अलग जगह काम मिलेगा, वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए कि एक परिवार में उन्हें एक फिक्स बता देना चाहिए, 2 ही बच्चे होने चाहिए, 3 ही बच्चे होने चाहिए। एक फिक्स परिवार, ये नहीं कि भाई 5-7 बच्चे पैदा करते रहे। ठीक है, नहीं, एक फिक्स क्या होना चाहिए, बच्चों की एक जनसंख्या बता देनी चाहिए कि एक घर में इतने बच्चे होने चाहिए। तीसरा, विवाह की आयु स्त्रियों के लिए कम से कम 21 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 25 वर्ष की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आजकल की डेट में देख रहे हैं 18 वर्ष की लड़की हुई तो शादी कर दिया जाता है। तो भाई कम उम्र में शादी होगी तो जाहिर सी बात है लड़का तो होगा ही होगा ज़्यादा। ठीक है, 21 वर्ष की उम्र में करेंगे तो जनसंख्या भी थोड़ी कम होगी। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए कह रहा है कि 21 वर्ष लड़की की या लड़कों की 25 वर्ष की उम्र में ही शादी करनी चाहिए। ये आपका जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय है। चौथा बात क्या है कि गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाया जाना चाहिए। जो गर्भपात है उसको ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना चाहिए। जो भी लड़की को गर्भपात होता है उसको अच्छे से रखना चाहिए। ठीक है, उसको सुविधापूर्ण बनाना जाना चाहिए कि भाई हाँ इसमें से इतने बच्चे, मतलब कि समझ सकते हैं कि इतने बच्चे आप एक घर में पैदा कर सकते हैं। पांचवा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उसको अधिक प्रभावी बनाना चाहिए ताकि सभी लोग अच्छे से रह पाए। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 बताया जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन करने के लिए पूछा था, उन्हें बहुत एक्सप्लेन तरीके से बताया है। और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट 2019 में, 2020 में एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2022 में देखने को जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, बस आराम से आप ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ उसको बढ़िया से पढ़ते रहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्चुअल उन चीज़ों को पकड़िए, बस वही चीज़ एग्जाम में आपको लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा के बाद देखिए, तीसरा कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है, वायु एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि निषेचन क्या है, वायु एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि युग्मक, युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्मकों में एक नर और एक मादा, सब जानते हैं कि एक नर और एक मादा की रिलेशन से ही निषेचन होता है। तो युग्मकों एक नर एवं एक मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं। जब एक मादा और एक नर आपस में युग्म करती हैं, संलयन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। जब निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है, देखिए जब निषेचन क्या होता है, मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है तो इसे वाय निषेचन कहते हैं। और इसके विपरीत यदि निषेचन मादा जंतु के शरीर के कहाँ होगा, अंदर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन कहेंगे। तो देखिए कितना सिंपल है, रट्टा मारने की जरूरत है। निषेचन किसे कहते हैं भाई, तो युग्म को एक नर और एक मादा के रिलेशन को, संलयन को हम निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन मादा जनन के क्या शरीर के अगर बाहर होगा तो इसे वाय निषेचन कहेंगे। और इसके विपरीत यदि निषेचन मादा जनन के क्या होगा, शरीर के अंदर होगा, तो इसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। बस 2 लाइन का आंसर है और बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा है इसको। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, इसको तो याद करके जाना ही पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। जितने प्रश्न बता रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो डेली बस भी देखते हैं ना तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, मेरा वादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 कि जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपको बताना है कि जीन क्या है, वो देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीन किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त मतलब कि भाई जीन किसे, ये भी बताना है, जीन की विशेषताएं बताना, अच्छे तरीके से मिल के लेके कोई दिक्कत नहीं है। आइए जानते हैं कि जीन किसे कहते हैं। कह रहा है कि सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवंशिक इकाइयों द्वारा होता है। देखिए कोई भी जीव है ना, उसमें आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, संचरण आनुवंशिक इकाइयों द्वारा होता है। और मेंडल ने इन इकाइयों को कारक कहा था। मेंडल ने इन इकाइयों का क्या कहा था, कारक कहा था। मेंडल ने बताया था कि कोई भी जीव है अगर उसके आनुवंशिक लक्षण का नियंत्रण संचरण आनुवंशिक इकाई के द्वारा होता है, और उसी को मेंडल ने कारक कहा था। क्या कहा था, कारक। तथा जॉनसन ने इसके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। जॉनसन ने इस शब्द के लिए किसका प्रयोग किया, जीन शब्द का प्रयोग किया। अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पे उतना हो जाएगा ना, जिन के बारे में आपने जान लिया। अब जिन की विशेषताएं अब देखेंगे आप, ठीक है। जिन के बारे में तो आपने जान रखा है ना वहाँ पर। अब जिन की विशेषताएं हेडिंग डालेंगे और 5 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से लिखना आपको। पहला कि जीन गुणसूत्र के क्रोमिनिमा पर माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण करती हैं। देखिए पहला पॉइंट कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जीन गुणसूत्र के क्रोमोनिमा पर क्या, माला के मोतियों के समान रैखिक क्रम में लगी रचनाएं हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का क्या करती है, नियंत्रण करती है। पहला पॉइंट है जीन की विशेषता की। दूसरा कि जीन जो होता है वो संचरण की इकाई है। जीन किसकी इकाई है, संचरण की इकाई। अभी जस्ट पढ़े हैं, जीन संचरण की इकाई है जो जनक से संतानों में क्या करती है, पहुंचती है। जीन संचरण की इकाई है जो जनक से संतानों में पहुंचे। जैसे माता पिता हमारे, उनके जिनका प्रभाव हमारे में पड़ेगा, हमारे जिनका प्रभाव हमारे बच्चों में पड़ेगा, इस तरह चलती रहेंगे, ठीक है। जीन उत्परिवर्तन की इकाई है जिनकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। देखिए जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। देखिए माता कोई जरूर नहीं कि हूबहू हमारे में जिन पापा में वही जीन हमारे में पाया जाएगा, थोड़ा परिवर्तनशील जीन इकाई होती है। थोड़ी में जैसे पापा में कुछ अलग थी तो हमारे में कुछ अलग होगी, ठीक है, होगी लेकिन पूरा नहीं होगी, कुछ अलग भी होंगी, ठीक। उत्परिवर्तन इकाई होता है जो संरचना में परिवर्तन होता रहता है इसकी। इसके बाद देखिए चौथा, जीन कार्यिकी की इकाई है। ये जीवों की विभिन्न लक्षणों का क्या करती है, नियंत्रण करती है। जीवों की विभिन्न लक्षणों की क्या करती है, नियंत्रण करती है, इसलिए जीन कार्यिकी की इकाई है, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए पॉइंट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह है कि जीन डीएनए का वह भाग है। जीन किसका भाग है, डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती है। जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की क्या करता है, सूचना देता है, ठीक है, सूचना प्रदान करता है। तो जीन की विशेषताएं हमने 5 बता दिया। देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। जितना क्वेश्चन मैं आपको लोग बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, तो देखते रहिए वीडियो को, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5वां जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5वां और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो पूछिए मत। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्यारा प्रश्न है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना और इस पौधे को चुनने के कारण भी बताना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। किसके, तो मटर का पौधा था उसको उन्होंने चुना, मटर के पौधे को उन्होंने चुना मेंडल ने। और क्यों चुना भाई, तो देख लेते हैं। पहला कारण तो यह था कि मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है। मटर क्या होता है, कम समय में ही उग जाता है, जिसे आसानी से उगाया जा सकता है तथा इसमें स्वपरागण एवं फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की समान क्षमता होती है। देखिए सबसे पहले तो कारण यह था कि मटर कम समय में ही उग जाता है, जिससे वो आसानी से पता लगा पाएंगे इसके लक्षणों के बारे में, ठीक है, कि कब जल्दी से पैदा होगा, उसमें बीज कैसे अंकुरित होंगे। उसके वजह से उन्होंने, पहला कारण यह था कि उसने मटर को चुना, ठीक है, मेंडल ने। दूसरा कारण क्या था कि मटर में विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं। देखिए मटर में विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां क्या होती हैं, सरलता से मिल जाती हैं तथा यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी सामान्य प्रजनन क्षमता रखती हैं। यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी क्या रखती हैं, सामान्य प्रजनन की क्या रखती हैं, क्षमता रखती हैं। यही 2 कारण था। इन दोनों कारण की वजह से मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। बस यही 2 कारण आपको लिख देना एग्जाम में मेरे भाई, ठीक है, और पूरा का पूरा नंबर उठा ले जाना है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताया जा रहा है ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आना तय है। बस इसको आप याद करके
समझ के एग्जाम में जाना है और उसी प्रकार जिस प्रकार में बताया उसी प्रकार लिख देना है। तो ये आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो चलिए तो देख लीजिए, यह क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आप देखिए इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। अगर डेली वीडियोज आप देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट की डेली वीडियोज आती है, देखते हैं तो किसी में भी परेशानी नहीं होगा, बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।